नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य बुरी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। पिछले हम दोनों वीडियो में अपन ने माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके दो भाग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या अंतर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की आलोचनाएं या उसकी लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो पर निर्भरता और मैक्रो इकोनॉमिक्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स पर निर्भरता का विस्तार से अध्ययन किया था। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे स्थितिक, प्रायोगिक और तुलनात्मक स्थितिक विश्लेषण, स्टैटिक, डायनेमिक और कॉम्परेटिव स्टैटिक एनालिसिस। तो जनरली जो मैं मेरे विद्यार्थियों को अक्सर बताता हूँ, ये एक एक्स एक्सिस है जिसको क्षैतिज अक्ष बोलते हैं या हॉरिजॉन्टल अक्ष भी कहा जाता है। ये वाई एक्सिस है, इसको लंबवत अक्ष बोलते हैं या वर्टिकल अक्ष भी इसको कह सकते हैं। ये मूल बिंदु है। हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे, एक मांग वक्र होता है जो ऋणात्मक ढाल का होता है, एक पूर्ति वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। अब ये संतुलन है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहाँ काटते हैं वहाँ मांग मात्रा और कीमत का निर्धारण होता है। बट अगर ये संतुलन एक विशेष बिंदु पे है, एक किसी भी टाइम पीरियड को ना शामिल करते हुए एक निश्चित बिंदु पे है, मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में काट रहे हैं, तो वो संतुलन कहलाता है स्थितिक संतुलन। वो कैसे संतुलन कहलाएगा? स्थितिक संतुलन। अगर ये मांग वक्र, मान लो लोगों के पास आय बढ़ जाए, आय बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पुनः मांग वक्र बनाते हैं, ये पूर्ति वक्र, ये क्षैतिज अक्ष जिसमें मांग मात्रा को दर्शाया गया है, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसे वाई अक्ष बोलते हैं, कीमत को दर्शाया गया है। पहला संतुलन यहाँ था, ये मांग वक्र था, ये पूर्ति वक्र था। अब जैसे ही मांग बढ़ गई लोगों के पास, मान लो लोगों की आय बढ़ गई, अन्य बातें सभी स्थिर है, लेकिन आय बढ़ने के कारण मांग बढ़ गई तो मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है। तो नया संतुलन कहाँ आएगा? ये पूर्ति वक्र मांग वक्र को जहाँ काटेगा, पहला मान लो ये ई बिंदु पे संतुलन था, उस संतुलन को कहते हैं स्थितिक संतुलन। और ये दूसरा जो संतुलन आया है वो आता है एफ बिंदु पे, इसे कहते हैं। अब दूसरा जो नया संतुलन आया है उसकी पहले वाले से अपन अगर तुलना करके देखते हैं, अर्थात ई संतुलन से कौन से संतुलन पे पहुंच गए? एफ पे पहुंच गए हैं। तो इन दोनों की संतुलनों की तुलना जिसमें की जाती है उसे कहते हैं तुलनात्मक स्थितिक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर एक निश्चित बिंदु की अपन बात करेंगे तो वो होगा स्थितिक विश्लेषण। दो संतुलनों की बात करेंगे, दो संतुलनों में यहाँ ई बिंदु और एफ बिंदु पे संतुलन है, उन संतुलनों की अगर हम चर्चा करेंगे वो होगा तुलनात्मक स्थितिक, दोनों की तुलना करेंगे। अब तीसरा बचा है वो है गत्यात्मक। उसमें क्या होता है, जो ये ई बिंदु से एफ बिंदु पे गया है तो ये जो पथ है उस पथ का भी विस्तार से वर्णन करते हैं, जो समय पथ होता है उसका भी विस्तार से वर्णन किया जाता है। अब इस पे अपन चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण में स्थितिक प्रायोगिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने लगा है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम समाजशास्त्री, फ्रांसीसी समाजशास्त्री, फ्रांस के समाजशास्त्री थे ऑगस्ट कोम्टे, इन्होंने सबसे पहले इनका प्रयोग किया था। ये शब्द गणित, भौतिक विज्ञान व अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होते हैं। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले स्थितिक विश्लेषण की। स्थितिक विश्लेषण क्या होता है? जिसे अपन बोलते हैं स्टैटिक एनालिसिस। आर्थिक सिद्धांत का प्रमुख कार्य आर्थिक चरों के मध्य में फलन संबंधों की व्याख्या करना है। यदि फलन संबंध उन चरों के मध्य स्थापित किया गया है जिनके मूल्य
जिनके मूल्यों का संबंध एक ही समय बिंदु, ये ध्यान रखना, एक ही समय बिंदु या एक ही समय अवधि से है, तो इस विश्लेषण को स्थैतिक विश्लेषण कहते हैं। जिसमें अपन ये देखते हैं जो स्थैतिक विश्लेषण होता है उसमें एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु अर्थात सेम पॉइंट ऑफ टाइम या सेम पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय बिंदु या निश्चित एक जो पॉइंट है समय का, उस पे हम संतुलन की व्याख्या करते हैं। स्थैतिक विश्लेषण को समय रहित विश्लेषण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक संतुलन की ही बात की जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब एक फलन, इसमें ऊपर बात आई है फलन क्या होता है। तो फलन क्या होता है? फलन दो चरों में संबंध को बताता है, दो चरों में संबंध को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मांग जो होती है, वो अब इसका अपन विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, वो फलन होती है, उनका संबंध होता है किसके साथ? उस वस्तु की कीमत के साथ। अक्स वस्तु की मांग, अक्स वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु वाई की कीमत, उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, इन सब का फलन होगा कौन? मांग मात्रा। कहने का मतलब क्या हुआ? मांग मात्रा और इन चरों में आपस में क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। अब इस फलन कभी ये नहीं दर्शाता कि धनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है, ये हमें पता चलता है समीकरण से। फलन तो केवल उन दोनों में संबंध को बताता है। अब देखो, यदि मांग को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों, जैसे जो मैंने अभी बताए हैं, आदत, रुचि, फैशन, जनसंख्या, आय, अन्य वस्तु की कीमत, ये सब क्या करते हैं? मांग को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से अपन देखें, किसी वस्तु की में रुचि बढ़ जाए उपभोक्ताओं की, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोई वस्तु या कोई सेवा फैशन में आ जाए तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जो सभी तत्व हैं वो मांग को प्रभावित करने वाले कारक है। यदि इन सबको अपन स्थिर मान ले, इन सबको क्या मान ले? स्थिर है, तो इसी प्रकार पूर्ति को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, जैसे जनसंख्या। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या होगा? जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा, तो पूर्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। अगर प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं तो भी पूर्ति कम हो जाएगी। अगर तकनीकी ज्ञान बढ़ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उन्हीं साधनों से उच्च तकनीकी का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जा सकता है, पूर्ति बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार साधनों की कीमतें, साधन कौन कौन से? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी। अगर इन चारों की कीमतें अगर घट जाती है, इसका मतलब उत्पादक उनका ज़्यादा यूज करेगा। तो ये सब भी क्या करते हैं? किसको प्रभावित करते हैं? पूर्ति को या उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इन सभी तत्वों को भी क्या मान लिया जाए? स्थिर मान लिया जाए। तो एक वस्तु की कीमत उस स्थान पर निर्धारित होगी। कीमत कहाँ निर्धारित होगी? जहाँ मांग की कुल मात्रा पूर्ति की कुल मात्रा के बराबर होती हो। अर्थात जो भी चर हैं वो सब के सब स्थिर मान लो, तो कीमत कहाँ डिसाइड होगी? जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र आपस में काटते हो, अथवा मांग वक्र और पूर्ति वक्र परस्पर कटाव से वस्तु की संतुलन कीमत और संतुलन मांग मात्रा का निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त उपयोगिता ह्रास नियम या तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, उपयोगिता ह्रास नियम अपन पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, किन्स का राष्ट्रीय आय के निर्धारण का विश्लेषण भी स्थैतिक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ये जो तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है ये रिकार्डो ने दिया था। ये अपन इसकी डिटेल से स्टडी अपन BA पार्ट 3rd ईयर में करेंगे। किन्स का राष्ट्रीय आय का सिद्धांत मैक्रो इकोनॉमिक्स का विषय है, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट ईयर जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें करेंगे। उपयोगिता ह्रास नियम, ये क्या होता है? जैसे जैसे वस्तुओं का उपभोग बढ़ाते हैं एक निश्चित समय में, वैसे वैसे उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। इसका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये सब के सब विश्लेषण कैसे हैं? स्थैतिक विश्लेषण है। कई बार जनरली कॉम्पिटिशन एग्जामों में पूछा जाता है निम्न में से कौन से स्थैतिक विश्लेषण है, उनमें ये ऑप्शन दिए होते हैं, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ एक वक्र बनाया गया है, ये एक्स अक्ष है जिसको मैं बोलता हूँ क्षैतिज अक्ष होता है, और ये जो वाई अक्ष है ये लंबवत अक्ष बोलते हैं इसको, या इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ये आप नोट कर सकते हो, लंबवत अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, अक्ष या क्षैतिज अक्ष है, इस पे अपन मांग मात्रा को दर्शा रहे हैं,
इधर अपन कीमत को दर्शा रहे हैं। जो मांग वक्र है ये ऋणात्मक ढाल का होता है। ये कैसे बनाया जाता है, ये ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। और ये पूर्ति वक्र जो है वो धनात्मक ढाल का है। ये वक्र जहाँ आपस में काटते हैं वो संतुलन बिंदु है ई, ये यहाँ ई से मैंने डिनोट किया है। तो जहाँ ये आपस में काट रहे हैं वो यहाँ तो अपन किसकी मांग मात्रा निर्धारित हो रही है और यहाँ उस वस्तु की कीमत का निर्धारण हो रहा है। तो ऐसा विश्लेषण कैसा होगा, स्थैतिक विश्लेषण कहलाएगा। अब अपन बात करें तुलनात्मक स्थैतिक, या फिर इसको अपन डिटेल में अगर समझना चाहें तो यही बातें जो मैंने अभी बताई है, अन्य बातों को स्थिर मांग कर मांग और पूर्ति वक्र क्रम से डी डैश और एस डैश बनाए गए हैं। और जो परस्पर कटाव बिंदु है ई पर संतुलन होगा, और संतुलन होगा वहाँ कीमत तो कितनी होगी, देखो ओ से लेके पी तक ये तो हो गई कीमत, और मांग मात्रा कितनी है ओ क्यू। अब है तुलनात्मक स्थैतिक। स्थैतिक में तो एक निश्चित समय एक निश्चित बिंदु था, एक निश्चित संतुलन था। तुलनात्मक स्थितिकी में क्या करते हैं, दो संतुलनों की तुलना करते हैं अपन। मान लो दो संतुलन, एक संतुलन यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों की तुलना की जाती है। और यह जो तुलनात्मक स्थितिकी है, ये जो स्थितिकी विश्लेषण है और जो प्रायोगिक विश्लेषण है उसके मध्य की कड़ी होती है। तो अपन देखते हैं ये स्थितिकी और प्रायोगिक विश्लेषण के मध्य की स्थिति है। तुलनात्मक स्थिति विश्लेषण एक प्रारंभिक संतुलन अवस्था की, अभी ध्यान से देखना इसको, एक प्रारंभिक संतुलन अवस्था जो अपन ई बिंदु पे थी, यहाँ पे वो प्रारंभिक संतुलन अवस्था थी, कि उस अन्य संतुलन अवस्था से जो कि आधार सामग्री के परिवर्तन होने के फलस्वरूप अंततः प्राप्त होती है, उससे तुलना करता है। मतलब पहला संतुलन यहाँ है, फिर मैंने बताया था शुरू में मांग बढ़ गई तो मांग वक्र ऊपर की तरफ चला गया, नया संतुलन ऊपर मिल गया, तो पहले संतुलन की दूसरे संतुलन से क्या करता है, ये तुलना करता है। या आधार सामग्री के परिवर्तित होने पे, आधार सामग्री मतलब कोई भी उसमें परिवर्तन आया, जैसे मांग बढ़ जाए या मांग घट जाए या पूर्ति बढ़ जाए या पूर्ति घट जाए, तो ये सब क्या है, जनरल सी बात है। परंतु यह उस समय पथ का विश्लेषण नहीं करती है जिससे कोई व्यवस्था एक संतुलन स्थिति से चलकर दूसरी स्थिति को प्राप्त कर लेती है। ये E1 पे जो संतुलन है उसका और E2 पे जो संतुलन है उसकी तुलना कर सकता है, लेकिन इस समय पथ की कि ये किस कारण बढ़ा है, ये जो समय पथ है इसकी वो चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम में अपन देखते हैं, वही जो वाई अक्ष है वो क्षैतिज अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत अक्ष है, अक्ष है जो क्षैतिज अक्ष है। अब ये पूर्ति वक्र है, ये पहला मांग वक्र है, पहला संतुलन E1 पे यहाँ है, यहाँ पे मांग मात्रा OQ1 है, कीमत OP1 है। अब मान लो उपभोक्ताओं की आय बढ़ गई तो मांग वक्र खिसक के कहाँ ऊपर की तरफ खिसक गया, डी डैश से D1 डैश हो गया। संतुलन नया संतुलन E1 से बढ़िया कितना हो गया E2। तो इन दोनों संतुलनों की अगर तुलना की बात करेंगे तो वो हम करेंगे तुलनात्मक स्थितिकी के अंदर। अब कीमत कितनी हो जाएगी OP2 और मांग मात्रा बढ़िया कितनी हो जाएगी OQ2। तो अब देखो प्रारंभ में ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र के परस्पर कटाव बिंदु ई पर संतुलन कीमत OP1 है, संतुलन मात्रा OQ1 निर्धारित होती है। अब अन्य बातें स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में अगर वृद्धि होती है तो मांग वक्र ऊपर की तरफ खिसक जाता है, नया मांग वक्र बन जाता है, और जो आपस में काटता है वो E2 बिंदु पे काटेंगे। अब नई कीमत तो क्या हो जाएगी OP1 से बढ़कर OP2 और मांग मात्रा OQ2 हो जाएगी। तो तुलनात्मक स्थिति में अपन क्या देखते हैं, E1 से तुलना करते हैं किसकी E2 से, लेकिन ये किस पथ पे चलकर E1 से E2 पे पहुंचा इसकी व्याख्या हम इसमें नहीं करते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें दो बातें ध्यान रखना, अगर एक संतुलन की बात कर रहा है तो वो है स्थैतिक, अगर दो संतुलनों की तुलना की बात कर रहा है वो है तुलनात्मक स्थैतिक। अब बात करेंगे प्रायोगिक की, जिसको अपन डायनेमिक कहते हैं। वो क्या होता है, एक की से दूसरे संतुलन पे जाता है और उस समय पथ की भी गणना करता है। यहाँ देखना, यहाँ समय पथ की कोई व्याख्या नहीं की गई है तुलनात्मक स्थितिकी में, लेकिन इसमें क्या करता है, समय पथ की गणना भी करता है। प्रायोगिक या डायनेमिक विश्लेषण या आर्थिक प्रायोगिकी इसे कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक प्रारंभिक संतुलन अवस्था की उस अन्य अवस्था जो कि आधार सामग्री में परिवर्तित होने के फलस्वरूप अंततः प्राप्त होती है से तुलना करता है। यहाँ तक की जो बात है वो सेम वैसी ही है जैसे अपन ने तुलनात्मक स्थितिकी के अंदर पढ़ा था, लेकिन आगे जो देखो, तथा उस समय पथ या उस मार्ग का विश्लेषण भी करती है जिससे कोई व्यवस्था एक संतुलन स्थिति से चलकर दूसरी संतुलन स्थिति को प्राप्त
करती है। दूसरी ओर जब विश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न चरों के मूल्यों का संबंध विभिन्न समय बिंदुओं से होता है, वो जो पहला अपने स्थितिक विश्लेषण पढ़ा था उसमें पढ़ा था ये समय रहित होता है, लेकिन ये अलग अलग समय पे पढ़ते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, तो इसको प्रायोगिक विश्लेषण कहा जाता है। अब ये फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ दिशा गया है, माना टी अवधि में, कोई टी वर्ष है, कोई भी वर्ष हो सकता है 2019 20 कुछ भी, उपभोग जो है वो पिछले वर्ष की आय, ये टी अवधि का मान लो 2020 है, तो 2020 का जो उपभोग है वो कौन सी आय पर निर्भर करेगा, T-1 अर्थात 2019 की आय पर डिपेंड करेगा, पिछले वर्ष की आय पर निर्भर करता है। तो फलन क्या बना, उपभोग Ct इज इक्वल टू टी समय में उपभोग, फलन होता है Yt-1 अर्थात पिछले अवधि में, पिछले वर्ष 1 वर्ष पूर्व जो आय थी उस का फलन होता है। राष्ट्रीय आय का स्तर समग्र मांग वक्र और समग्र पूर्ति वक्र के संतुलन द्वारा निर्धारित होता है। ये अपन मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे अगली बार। यहाँ जो पहले की तरह ये एक्स एक्सिस है जिसे क्षैतिज अक्ष कहा गया है, ये वाई एक्सिस है जिसे लंबवत या ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इधर राष्ट्रीय आय को दर्शाया गया है या समग्र मांग और समग्र पूर्ति को दर्शाया गया है। अब इसमें जो C+I वक्र है ये है समग्र मांग वक्र, और ये जो O से दिखाई दे रही है आपको 45 डिग्री के कोण पर यहाँ तक OZ, ये रेखा जो है वो समग्र पूर्ति को दर्शाती है। अब समग्र मांग और समग्र पूर्ति E1 बिंदु पे काट रहे हैं। यहाँ E1 बिंदु पे राष्ट्रीय आय बढ़ के राष्ट्रीय आय कितनी होती है, OY1। अब देखना इसमें C+I समग्र मांग को दर्शाता है, ठीक है। टी समय में समग्र मांग वक्र समग्र पूर्ति वक्र को E बिंदु पे काटता है जहाँ राष्ट्रीय आय OY1 निर्धारित होती है। अब मान लो यहाँ ये बताओ पहले तो C क्या है और I क्या है। C तो होती है उपभोग और I होता है निवेश विनियोग। जनरल सी बात करें अपन, ये बता देता हूँ उसका थोड़ा सा, कि कोई भी उपभोक्ता अगर आय कमाता है, आय को हम Y से दिखा रहे हैं, ठीक है, तो वो आय का क्या करेगा, वो या तो उसका उपभोग करेगा या फिर उसको क्या करेगा, बचत करेगा। उपभोग को बोलते हैं कंजप्शन, C से डिवाइड करते हैं, बचत को सेविंग S से करते हैं। तो जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, Y इज इक्वल टू C+S, ठीक है। अब विवेकशील जो भी उपभोक्ता होगा वो कभी बचत नहीं करता है, वो क्या करता है, बचत जितनी होगी उसको वो निवेश कर देगा, अर्थात उसे आगे फायदा हो, वो नए उद्योग धंधे स्थापित कर लेगा, वो कहीं उस पैसे को किसी बिजनेस में लगा देगा, मतलब ऐसे कार्यों में लगा देगा जहाँ से उसे प्रतिफल प्राप्त हो सकते। तो जितनी सेविंग है उतनी वो क्या कर लेगा, निवेश कर लेगा। तो बचत किसके बराबर होती है, निवेश के बराबर होगी। अर्थात अपना जो समीकरण बनेगा वो क्या बनेगा, Y इज इक्वल टू C+S था, S के स्थान पे क्या आ जाएगा, I। तो ये क्या होता है, समग्र मांग कहलाती है। क्या कहलाती है, समग्र मांग कहलाती है। ये उपभोग मांग है, ये निवेश मांग है, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाएगी, समग्र मांग। अब बाई चांस अगर निवेश में वृद्धि हो जाए, अब देखना यहाँ OY1 राष्ट्रीय आय हो गई, तो उसने क्या किया, राष्ट्रीय आय हो गई तो अब उसने निवेश में वृद्धि हो गई। अब निवेश में वृद्धि हो गया तो नया वक्र कौन सा बन गया, C+I से बढ़कर कहाँ चला गया, C+I डैश पे चला गया। अब निवेश में वृद्धि के कारण समग्र मांग वक्र ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। परिणाम स्वरूप अब देखना, अब मांग वक्र E1 से बढ़कर कहाँ गया है, E2 पे गया है। तो राष्ट्रीय आय भी कितनी बड़ी है, Y1 से बढ़कर YN हो गई। अब इसमें क्या बात दर्शाई गई है कि समय पथ का कैसे डिसाइड करता है, तो आप देखना मांग वक्र टी समय में ऊपर की ओर विवर्तित हो जाता है, परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। अब अगर राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो क्या होगा, आय में वृद्धि के कारण उपभोग भी बढ़ेगा, उपभोग भी बढ़ेगा, और उस उपभोग को बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे, पूर्ति या उत्पादन को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर उपभोग मांग बढ़ती है, लोग ज़्यादा यूज़ करना लग जाएंगे, तो जो उत्पादक हैं वो क्या करेंगे, पूर्ति को या उत्पादन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब जो उपभोग मांग है वो किस पे निर्भर करेगी, पिछले वर्ष की आय पे। किस पे निर्भर करेगी, पिछले वर्ष की आय पे। तो यहाँ देखना, जिसको पूरा करने के लिए पूर्ति T+1 समय उत्पादन, अगले वर्ष का जो उत्पादन है वो बढ़ाया जाएगा, जिससे T+2 समय में आय में और ज़्यादा वृद्धि होगी। तो आगे इसी प्रकार चलता रहेगा। तो देखो
E1 से गति करेगा कहाँ तक, ऊपर की तरफ बढ़ेगा। पहले तो क्या होगा, जैसे ही निवेश बढ़ेंगे तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो समग्र मांग बढ़ेगी, समग्र मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा, उसके कारण फिर से क्या होगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। तो ये दौर पहले यहाँ से यहाँ चलता है, फिर यहाँ से यहाँ। इस वक्र को मैं अलग से बना के दिखाऊं, तो ये वक्र पहले यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उसके बाद यहाँ इधर जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, फिर ऐसे यहाँ जाके टच होगा। ये देखो मैंने एरो से दिखा रखा है इसको। तो ये क्या बता रहा है, ये समय पथ को बता रहा है। तो जिसमें समय पथ इंक्लूड होगा वो कैसा विश्लेषण हो जाएगा, प्रायोगिक विश्लेषण हो जाएगा। अब तीनों को मैं एक कॉमन डायग्राम में लेता हूँ। ये मांग वक्र है, ये पूर्ति वक्र है। जिस ई बिंदु पे काट रहे हैं तो ये कैसा संतुलन हो गया, स्थितिक संतुलन, समय रहित संतुलन हो गया। मांग बढ़ने के कारण दूसरे मांग संतुलन कहाँ हो गया, E2 पे। तो E1 से बढ़कर कहाँ चले गए, E2 पे। तो एक संतुलन की दूसरे संतुलन से अगर तुलना करने लग जाए तो वो हो जाएगा तुलनात्मक स्थिति की। बचा कौन सा, प्रायोगिक। अब ये एक संतुलन से दूसरे संतुलन की तुलना तो करते ही हैं, साथ में इस समय पथ की, ये किस लिए, ये किस प्रकार बढ़ रहा है, इस समय पथ की भी अगर अध्ययन करने लग जाएंगे तो वो कैसा विश्लेषण कहलाएगा, प्रायोगिक विश्लेषण कहलाएगा। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव वास्तविक यथार्थ, नॉर्मेटिव को कहते हैं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो अपन इसमें बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव का मतलब तो जो वास्तव में हो रहा है, वास्तव में हो रहा है उसको अध्ययन करते हैं। और नॉर्मेटिव आदर्श, आदर्श की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है, तो क्या होना चाहिए इसका अध्ययन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक देश में कीमत स्तर लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये वास्तव में हो रहा है। वह कीमत स्तर बढ़ना देश के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, अर्थात जो कीमत स्तर है वो वास्तव में कितना होना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो, लोगों को नुकसान नहीं हो, अर्थव्यवस्था में विकास हो। तो जहाँ क्या है इसका अध्ययन करते हैं वो तो होता है वास्तविक में, और क्या होना चाहिए इसका अध्ययन होता है हमेशा आदर्शात्मक में। अब आदर्शात्मक जो है, नॉर्मेटिव जो है, इसमें नैतिक मूल्यों की बात की जाती है। अब देखना, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसके सिद्धांतों को प्रतिपादन और विश्लेषण में अन्य विज्ञानों की भांति दो अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। पहला हो गया वास्तविक, एक्चुअल या यथार्थ अर्थशास्त्र। अब देखना, वास्तविक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम कारण परिणाम संबंध तक ही सीमित रहते हैं कि मांग बढ़ गई, किसी वस्तु की मांग बढ़ गई तो कीमत भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कारण क्या हुआ, मांग बढ़ने के कारण क्या बढ़ा है, परिणाम क्या है, कीमत भी बढ़ गई। केवल यहाँ तक सीमित रहते हैं, किसमें, वास्तविक अर्थशास्त्र में। और उस आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या जाते हैं, मांग बढ़ने के कारण क्या कीमत बढ़नी चाहिए, ये कीमत बढ़ना समाज के लिए वांछनीय है, इसकी चर्चा हम करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। उन परिणामों के नैतिक पहलू का अध्ययन वास्तविक अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर होता है कि जो कारण परिणाम जो भी आए उनका, वो चाहे वांछनीय हो चाहे अवांछनीय हो, चाहे समाज के लिए लाभदायक हो या हानिकारक हो, चाहे समाज के कल्याण में वृद्धि कर रहे हो या कल्याण में कमी कर रहे हो, इससे कोई फर्क वास्तविक अर्थशास्त्र को नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, पूर्ति स्थिर रहने पर अगर मांग में वृद्धि होने से कीमतों में वृद्धि होती है, ये जनरल सी बात है। किसी वस्तु की मांग बढ़ गई और पूर्ति है उसकी स्थिर, तो कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वास्तविक अर्थशास्त्र तो ऐसा क्यों होता है कि व्याख्या तक ही सीमित रहता है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि मांग बढ़ गई इसलिए कीमतें बढ़ गई। यह कीमतों में वृद्धि वांछनीय है अथवा नहीं, कि मतलब अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है या नहीं, इसके विषय में कोई निर्णय वास्तविक अर्थशास्त्र नहीं देता है। इस प्रकार वास्तविक अर्थशास्त्र आर्थिक घटना व्हाट इज, क्या है, के प्रश्न तक ही सीमित रहती है कि किसी देश में गरीबी बढ़ रही है, ठीक है। तो गरीबी का, जैसे आप वर्तमान में गरीबी का प्रतिशत है
फॉर एग्जाम्पल 24%। तो ये वास्तविक गरीबी का प्रतिशत क्या है? 24%। ये तो क्या है का अध्ययन करते हैं, वो करते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र में। ठीक है, क्या होना चाहिए एक देश के विकास के लिए, गरीबी का लेवल कितना होना चाहिए, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। यह आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें क्या होना चाहिए का आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। यह कारण परिणाम संबंधों में उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, अच्छे बुरे का भेद बताता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो वही बात ऊपर जो की थी, पूर्ति स्थिर रहने पर मांग में वृद्धि होने से कीमतों में वृद्धि होती है। तो यहाँ तक की बात करता है कौन? वास्तविक अर्थशास्त्र। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या कहता है कि ये जो कीमतों में वृद्धि है इसकी वांछनीयता या अवांछनीयता की व्याख्या भी करता है। यदि कीमतों में वृद्धि वांछनीय नहीं है, अर्थात कीमतों में वृद्धि उचित नहीं है, तो उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी बात कौन करता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र करता है। अर्थात नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिद्धांतों के नैतिक पहलुओं पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस। आपकी फर्स्ट यूनिट का लगभग आधा पार्ट पूरा हो चुका है। यूटिलिटी एनालिसिस, उपयोगिता विश्लेषण। आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे उपयोगिता विश्लेषण उपयोगिता क्या होती है। इसके विश्लेषण दो प्रकार के होते हैं, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। इनका विस्तार से चर्चा आगे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।